गुड गुड इवनिंग ऑल विजन। मैं राकेश कुमार गुप्ता। आज बात करते हैं कानूनों का निर्वचन क्या होती है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना इसके बारे में बताते हैं आपको। निर्वचन न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। जब कोई विवाद न्यायालय के सम्मुख आता है, न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसका निपटारा करता है। ऐसा करने पे उसे विधायिका का आशय मालूम करना आवश्यक होता है, चूँकि विधायिका की इच्छा कानून के स्वरूप में दर्शाई जा चुकी है। इसलिए न्यायालय का कर्तव्य कानून की भाषा की परिसीमा के भीतर ही विधायिका के आशय को खोज निकालना होता है। इसके स्पष्ट रूप की व्याख्या की जा सकती है कि न्यायालय मान्य ढंग से नहीं कर सकता है। इसी कारण सदियों से न्यायालय द्वारा इस खोज में स्पष्ट सिद्धांत उभर कर सामने आए हैं। इन्हीं सिद्धांतों को निर्वचन के लिए सिद्धांत का नियम कहा जाता है, निर्वचन कहा जाता है। निर्वचन और अर्थान्वयन क्या होती है? इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। निर्वचन एवं अर्थान्वयन शब्दों का अधिकार एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, यद्यपि विधिशास्त्रीय स्वरूप में एक दूसरे से भिन्न है। अधिनियमिक भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों को प्राकृतिक अर्थों में ही उसके सत्य का रूप बताया जा सकता है, जबकि अधिनियमित प्रयुक्त शब्दों में बाहर जाकर दोनों को अधिकार एक ही प्रयुक्त में किया जा सकता है। और कानून विधायिका की इच्छा के अंतर्गत कई विशिष्ट रूप में बांटती है। एक लघु शीर्षक का संक्षिप्त नाम होता है शॉर्ट टाइटल द्वारा, दूसरा दीर्घ शीर्षक अथवा विस्तृत नाम लॉन्ग टाइटल, तीसरा उद्देश्य का प्रियम्बल, चौथा कहता है पार्श्विक टिप्पणी होती है मार्जिनल नोट्स, पांचवा धाराओं के शीर्षक की बात करती है हेडिंग ऑफ द सेक्शन, छठा जो है परिभाषाओं अथवा निर्वचन खंड डिफिनेशन बाय इंटरप्रिटेशन क्लासेस, सतवा है परंतु को प्रोवाइसेस, 8 उदाहरण या दृष्टांत बनते हैं यूनिलेक्ट्रेक्शन, 9 अपवाद एवं व्यापक खंड होती है एक्सपेंशन एंड द सेविंग क्लासेस, 10 स्पष्टीकरण करती है एक्सप्लेनेशन करती है, 11 अनुसूची करती है शेड्यूल्स, और 12 विराम चिन्ह करती है प्रोनाउंसिएशंस। पहला कहते हैं लघु शीर्षक संक्षिप्त नाम आता है शॉर्ट टाइटल बात बताती है इसमें कि यह कानून के केवल पहचानने के लिए दिए गए नाम को कहते हैं, जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1807, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, और यह केवल अधिनियम पहचान मात्र रहती है। उसका वर्णन नहीं हो कहता है कि अधिनियम के उल्लेख के मात्र सलब बनाता है। दूसरा कहता है कि दीर्घ शीर्षक अथवा विस्तृत नाम क्या होती है, लॉन्ग टाइटल क्या होती है, यह कानून के शीर्ष में लिखा जाता है। इसमें कानून की संक्षिप्त लगभग स्पष्ट प्रयोजन निर्धारित करती है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता जो होती है CRPC 1973 का दीर्घ शीर्षक होती है, इसमें आपराधिक प्रक्रिया के समर्पित और समय के संशोधित करने के संबंधित अधिनियम होती है। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का दीर्घ शीर्षक है, जो न्यायालयों में सिविल न्याय व्यवस्था को समेकित एवं संशोधित करने से संबंधित प्रक्रिया अधिनियम तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1934 का दीर्घ शीर्षक है। खाद्य अपमिश्रण निवारण हेतु अधिनियम रहती है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है दीर्घ जो प्रक्रिया संहिता 1908 का अर्थ बताई जा सकती है, उसका विवेचना भी की जा सकती है। उद्देशिका प्रियम्बल, उद्देशिका अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन होता है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 की उद्देशिका निर्धारित करती है यथा भारत के साधारण दंड संहिता समाचीन है। पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम 1950 उद्देशिका निर्धारित करती है। यह तक कुछ अपराधों का शीघ्र विचाराधीन है या समाचीन होती है। पार्ट्स और टिप्पणी मैनेजल नोट्स जो होती है, पार्ट्स टिप्पणी व टिप्पणियाँ जो धाराओं के किनारे प्रभावों को उजागर करने के लिए लिखी जाती है। जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के पार्ट्स व टिप्पणी ये कहता है कि वो कार्य जो करने के लिए व्यक्ति की शक्तियों का धमकियों द्वारा वह विवश किया जाता है, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के
धारा 110 का 5 टिप्पणी यह बताती है कि असमिया अपराधियों में सदाचार के लिए प्रतिभूति या भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 11 का 5 टिप्पणी है। हमने इसमें संविदा के लिए कौन सक्षम है, कौन बात करती है, क्योंकि सक्षम होती है जो सुरक्षित मन होती है। हमने पढ़ा था पहले कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम 1872 में बात करते हैं, उसमें धारा 10 की बात बताई गई थी कि सक्षम स्वचित्र मन की बात बताई गई थी। इसके अंदर अब इसमें हम चलते हैं कि निर्वचन की बात करते हैं। इसमें पाँचवा करते हैं कि धाराओं के शीर्षक हेडिंग ऑफ द सेक्शन क्या करती है। शीर्षक की धारा अथवा धाराओं के समूह के होते हैं जो सामान्यतः इन्हें धारा या उन धाराओं को उद्देश्य के रूप में माना जाता है या मान्यता होती है। उदाहरण के लिए भारतीय संहिता 172 190 का शीर्ष लोक सेवाओं के प्राधिकरण के लिए बात करती है और धारा 498 का शीर्षक है पति और पत्नी नैतिक क्रूरता के विषय में बात करती है। आज के सामाजिक आधुनिक युग के अनुसार जो बात समाज के अनुसार कही जा सकती है या गलत बात भी होती है या सही बात जो होती है वो समाज के अनुसार ही की जा सकती है। बहुत से मामले ऐसे न्यायालय में आते हैं जो इसका निपटारा पूर्ण रूप से किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। इस प्रकार के दायित्वों को अपने अनुसार समुचित ढंग से किया जा सकता है और हम यही चाहेंगे जो बातें संवैधानिक स्तर के अनुसार की जा सकती है उसका पालन करना हम लोगों का दायित्व बनता है। जय हिंद, जय भारत।